हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड तैयारी भी आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में जो कि घटना चक्र की सीरीज है, जो मैं आपको काफी दिनों से पढ़ा रही हूँ, उसमें आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं जो है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हमें आजादी मिली, ठीक है, आजादी के पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या प्रोविजंस थे जो हमने बनाए थे, और बीच में क्या रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका पॉलिटी में, ठीक है, जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसमें भी जो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है वो यही होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोथ आप क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी और आपका पॉलिटी के लिए भी, राइट। तो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं और लगभग हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। 2021 का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था, जो कि आपका 1833 वाले चार्टर एक्ट से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं वहां जाकर, अगर आपके पास वो एग्जाम, अगर वो पेपर हो आपके पास या नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसको निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन था। तो ये बताने का मकसद बस इतना था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन फंस जाता है तो अगर तो ये लेक्चर आप देख लेंगे और समझ लेंगे बस एक बार, तो आपका वो एक क्वेश्चन बच जाएगा गलत होने से, राइट। और एक एक क्वेश्चन करके हम एग्जाम निकाल लेते हैं, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, टफ क्वेश्चन जो कर लेता है उसका एग्जाम निकल जाता है, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और यस, कमेंट भी करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिए अलग थी और जो कंपनी थी वो अलग थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कंपनी में बहुत सारे करप्शन और बहुत ज्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1773 में सबसे पहले अगर कोई एक्ट आया तो 1773 में उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, अब जैसा कि इसके नाम में है रेगुलेटिंग, रेगुलेट करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, राइट। तो इसके तहत बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी अलग अलग, वो अब किसके अंडर आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर। अब देखिए अंडर करके कौन सा रेगुलेशन हमने कर लिया। देखिए कलकत्ता आप जानते हैं ईस्ट में है, ठीक है। जैसे अगर हम ये मैप बनाएं, ठीक है, ये हम मैप बना ले मान लो, तो यहाँ कलकत्ता है, ये कलकत्ता है, ठीक है, और ये आपका मद्रास कहाँ गया, ये बॉम्बे है यहाँ पे, ठीक है, और ये मद्रास है। तो ये बताइए कि एक एकदम ईस्ट में है और एक एकदम साउथ में है और एक एकदम जो है साउथ वेस्ट में करीब पड़ जाता है। तो ये बताइए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इतनी दूर से यहाँ, ये तो मैप पे हमें डिस्टेंस कम लगती है, लेकिन ये डिस्टेंस तो कई 100 किलोमीटर्स में है ना, इवन 1000 किलोमीटर्स में है। तो कैसे वहां पर, और उस सम टाइम पीरियड में 1773 की बात हो रही है, तो इतना आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी डेवलप नहीं था। तो क्या किया गया, इन दोनों को इसके अंदर कर दिया, जिसकी वजह से एक ही जगह से बैठ के हम एडमिनिस्ट्रेशन को आसान कर सके। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या चेंज हुआ कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक है, अभी तक क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल की टाइटल था, एक डेजिग्नेशन था, एक पद था गवर्नर ऑफ बंगाल का। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर हमने क्या किया, इस गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को चेंज, इसका नाम चेंज कर दिया, इस पद का, इस डेजिग्नेशन का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। याद रखिएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और बंगाल का ही क्यों,
क्योंकि सारी जो दोनों प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे, उसको भी हमने किसके अंडर कर लिया था, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर कर लिया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट का जो है एम क्या था, उसका रिलेवेंस क्या था, तो उसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चीजें कर रही है, जो भी उसके चीजें हैं, वो सब किसके निगरानी में आ जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी में आ जाए, मतलब कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो 1773 का जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंडर में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और इस हाई कोर्ट की खास बात ये थी कि इसमें एक चीफ जस्टिस थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब इस हाई कोर्ट को सामान्य न्यायालय और देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। मतलब कि ये जो हाई कोर्ट था, इसको नॉर्मल कोर्ट की तरह, ठीक है, और एक जुडिशियल कोर्ट की तरह, एक नौसेना विधि के लिए विधि न्यायालय, ठीक है, आपका नेवल जुडिशरी कोर्ट की तरह, और एक धार्मिक यानी कि एक रिलीजियस कोर्ट की तरह भी इतने काम इस हाई कोर्ट को करने थे, जो कलकत्ता में बना था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 1774 को गठित हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया, और जो कलकत्ता में हाई कोर्ट बना वो 1774 में, और एलिजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बने। और जो हमने 3 अदर जजेस की बात की थी, वो कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मास्टर। रॉबर्ट चैम्बर्स, ये कॉमा यहाँ लगा है, तो ये एक ही में है इनका नाम। ठीक है, ये गलत लगा है, ये रॉन्ग है यहाँ पे। रॉबर्ट चैम्बर्स एक का नाम था, एक का नाम था स्टीफन सीजर ली मास्टर, ठीक है, और एक का नाम था जॉन हाइड। ठीक है, और बाकी के जो और आपके एडवोकेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1786 में, 1786 में क्या हुआ कि एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। ये कॉर्नवालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान था। अभी पढ़ेंगे कि कॉर्नवालिस क्यों इंपॉर्टेंट था, हालांकि इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट अगेन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक अधिनियम, सिर्फ एक एक्ट सिर्फ इसलिए ब्रिटिशर्स ने बनाया कि जो है किसने यस, तो इसलिए बनाया गया कि हम कॉर्नवालिस की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर जनरल का पद हम देने के लिए मना लें। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। ठीक है, अब ये जो अधिनियम था, जो भी एक्ट बना था, उसके अंडर ये सबने मान लिया कि हाँ ठीक है, चलो कॉर्नवालिस को बना दो इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी उसको दे दिया गया। मतलब कॉर्नवालिस को काफी सारे राइट्स दे दिए कि स्पेशल कंडीशन है अगर, तो जो काउंसिल है, ठीक है, जो ब्रिटिश काउंसिल बनी है इंडिया में, उसके निर्णय को रद्द भी कर सकता है और अपने जो निर्णय है उसको लागू भी कर सकता है। कॉर्नवालिस जो है वो जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। ठीक है, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया, यानी कि उसने सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसके कॉन्सेप्ट को अपनाया, और ये अच्छी चीज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार, ठीक है, जो मोनोपोली थी कंपनी की, किस पर, चाय पे और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है, देखिए 4 चार्टर एक्ट आए टोटल आपके, भी मैं बताऊंगी आपको। एक आपका 1783 में आया, फिर 93 में आया, सॉरी 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। यस, हर 20 साल के अंतराल पे आता था। तो पहला है 1793, फिर 1815, फिर 1833, फिर 1853। तो 1833 वाला जो आपका चार्टर एक्ट था, ठीक है, उसके अंडर जो कंपनी की मोनोपोली थी किस पे, चाय पे, चाइना के साथ, उसको समाप्त किया गया। मोनोपोली मतलब एक अधिकार, एक अधिकार होता है। अब चाइना के साथ था, मतलब चाइना के साथ इंपोर्ट, चाइना की टी हम लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है, लेते थे ना, तो चाइना की टी के साथ उन्होंने एक एकाधिकार कर लेते कि चाइना केवल और केवल ब्रिटिशर्स को ही देगा। तो वो जो है खत्म हो गया, उसको खत्म कर दिया गया।
इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये याद रखिएगा कि जब चार्टर एक्ट 1813 था, उसमें कहा गया कि आप इंडिया में एजुकेशन पे 1 लाख रुपए का बजट हर साल आप देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका आना था, मैकॉले माइन्यूट आना था। ठीक है, तो जो कि एजुकेशन के लिए था, बट वो इसलिए देर हुआ, लेट उसमें इसलिए हुआ, शायद 1835 में, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, शायद 1835 में ही आया था, 13 में आना था सोचिए, और 35 में आया। क्यों? क्योंकि इस बात की बहुत बहस चल रही थी कि जो एजुकेशन है इंडियंस को, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दें या इंग्लिश लैंग्वेज में दें। ठीक है, कि मतलब उसको हम वेस्टर्न लैंग्वेज में दें, इंग्लिश में दें, या वहां की जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है या हिंदी है, उसमें हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। इस बहस के चलते इतने साल तक मैकॉले माइन्यूट आ नहीं पाया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के हिसाब से 1 लाख रुपए उन्हें एजुकेशन पे देने थे। ये याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार, जितने भी कमर्शियल राइट्स थे, वो सब खत्म कर दिए गए, और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य, मतलब कंपनी को केवल और केवल पॉलिटिकल काम ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये दो तीन चीजें हैं। अभी गवर्नर जनरल बहुत बार चेंज होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वाले में हुआ था। 17 आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने क्या बनाया, गवर्नर जनरल कर दिया। एक बात ये याद रखनी है। ठीक है, 1833 वाले चार्टर एक्ट से हमने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तीसरा अभी आगे आएगा, अभी गवर्नर जनरल वॉयसराय में भी चेंज होगा। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद एक कानूनी सदस्य और चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये जो अधिनियम था 1833 वाला चार्टर एक्ट, ठीक है, उससे जो कानून बनने थे उसके लिए गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, राइट, और चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल को सम्मिलित किया गया। बाकी तीन मतलब अन्य थे। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। इसलिए सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था थी, अब देखिए 53 वाला आ गया, लास्ट चार्टर एक्ट है, कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। ठीक है, सर ब्रिटिश गवर्नमेंट सबका जो सैलरी डिसाइड करेगी, लेकिन देगा कौन उसको, तो वो देगी कंपनी अपने रेवेन्यू से। ठीक है, और डायरेक्टर्स की जो संख्या है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए जाने थे। ये क्राउन याद रखिएगा, ये क्राउन है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसको क्राउन बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, मतलब कि एग्जाम होगा। अभी तक ऐसे ही हो रहा था, अब एग्जाम होगा, और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमआईएच में भी है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी है, और प्लस आपका ये पॉलिटी का भी स्टार्टिंग का टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये लंबा है, वीडियो भी लंबा होगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, राइट, और पैनिक मत होइएगा। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम जो आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 में जो आया, तो द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आया था आपका, यस यही आया था। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 1833 वाला, 1833 से नहीं आया था, 1858 से आया था। यस, 1858 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था कि जो कंपनी थी, कंपनी द्वारा भारत का जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा, वो कंपनी से छीनकर किसको, ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि रानी के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, क्वीन के हाथ में दे दिया गया। तो वो 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हुआ। अब देखिए चार्टर एक्ट अलग है, रेगुलेटिंग एक्ट अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग है, इंडियन काउंसिल एक्ट अलग है। ठीक है, वो हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, वो हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है
उसके अंडर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे राइट्स थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को एक अध्यादेश जारी किया गया, एक ऑर्डिनेंस दिया गया, किस बात के लिए? तो उनको अध्यादेश जारी किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ऑर्डिनेंस होता है ना, जैसे हमारे यहाँ अध्यादेश होता है, ये अध्यादेश एकाधिक अधिकाधिक सॉरी अधिकाधिक 6 महीने तक लागू रह सकता था। ऑर्डिनेंस हम पढ़ते हैं ना। अब आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में आती है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा वायसराय की जो काउंसिल थी उसको कानून बनाने की शक्ति मिल गई। जो वायसराय की काउंसिल थी उसको कानून बनाने की शक्ति मिल गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब जो लॉर्ड कैनिंग था उसने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार का मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली, कि मतलब एक तरीके का कैबिनेट बनाया। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था, जैसे कि आज भी हमारा चल रहा है। ठीक है, एक विभाग एक व्यक्ति के अंडर होता है। और भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया है। मतलब कि अगर देखिए जब कभी काम ज्यादा होता है तो हम उस काम में ज्यादा लोगों को लगाते हैं, तो उसके लिए लोगों का होना भी जरूरी है, राइट। कार्य कब कर पाएंगे? जब उनके लिए जगह खाली रखेंगे। तो उनके लिए जगह खाली थी तो न्यूनतम मिनिमम आपके 6 लोग हो सकते थे और मैक्सिमम आपके 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। और इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वो 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये सब उसमें प्रोविजंस थे। और इसमें न्यूनतम और आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे। ये सब इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट्स की स्थापना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में पास हुआ, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। देखिए अब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई 1861 में। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत की गई थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। देखिए ये तो ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1861 में पारित हुआ और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापना जो है 1862 में हुई। तो 1862 याद रखिएगा। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 हाई कोर्ट बने। ठीक है, तो ये जो 2 अधिकार क्षेत्र थे आपके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला जो था, उसके अनुसार जो विधान मंडलों में सदस्यों को अधिकार जो 2 क्षेत्र में बढ़ाए गए थे, वो कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो बजट और दूसरा सार्वजनिक हित। तो बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, तथा यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का कोई अधिकार उन्हें नहीं था। और सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, हमारे यहाँ क्वेश्चन आवर होता है, जब हमारा सेशन होता है पार्लियामेंट का, उस क्वेश्चन में स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी में, राइट। कुछ भी छूटेगा नहीं, हर चीज की डिटेल आपको मिलेगी, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। जो नहीं होगा इसमें वो मैं अलग से बताऊंगी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको काफी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? वो था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड की बात की गई थी। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे कम जितने भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जितने भी प्रयोग किए, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, सबसे कम समय तक कौन सा चला? सबसे कम समय तक आपका इंडियन काउंसिल एक्ट चला। अब रैमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये एक स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा कि ये जो सुधार था आपका मार्लियामेंटो सुधार, ये सुरक्षा, ये प्रजातंत्रवाद, ठीक है, और नौकरशाही के बीच जो है एक अधूरा अल्पकालीन समझौता था।
राइट। तो ये एक कोट है, कोटेशन है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपको पता है 1919 में आया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट की अनुशंसा की थी। देखिए 1919 ही कहा जाता है, ठीक है। और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ऐसा भी इन्होंने बोला कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, ठीक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड के और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि इंग्लैंड में ही हो, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, दोनों में ही आपका सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो है होने चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए रिजर्व होने चाहिए। ये सब किसके थे? ये सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के पॉइंट थे, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने ये भी बोला था कि 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी, ठीक है। उसी के आधार पर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसी के आधार पर 1922 से जो सिविल सर्विसेज थे वो इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाने लगी। अब एक क्या आपका आएगा, अब आएगा आपका एचिसन आयोग। एचिसन आयोग 1887 में आया। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए, ठीक है। जबकि 1922 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर ये चीज होने लगी थी, लेकिन ये 1887 पहले की बात हो रही है, ठीक है। और 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वॉयसरॉय थे चेम्सफोर्ड। ये भी याद रखिएगा कि सेक्रेटरी थे मॉन्टेग्यू और वॉयसरॉय थे चेम्सफोर्ड। की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, ठीक है। इनकी रिपोर्ट ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का आधार बनी, इसीलिए उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। और भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्वैध शासन को प्रारंभ किया, ठीक है। द्वैध शासन, बाई कैमरल लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। द्वैध शासन मतलब कि दो तरीके के आपके मुद्दे होंगे, एक आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक आपके होते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। रिजर्व में सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे आपका डिफेंस था, ठीक है, रेवेन्यू था, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और ये रिजर्व वाले जो थे वो किसके पास रहेंगे? ये ब्रिटिश के पास रहेंगे, ये भी था। चालाक तो वही थे ना केवल। और जितने ट्रांसफर्ड वाले हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ले लो या हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, ये सब हमारे पास था, ठीक है, ये हमें दे दिया उन्होंने। तो ये द्वैध शासन का प्रारंभ किया कि कुछ एक रिजर्व सब्जेक्ट्स रहेंगे और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहेंगे, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मॉन्टफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकारों को इतना लंबा नहीं बोलना है, तो मॉन्टफोर्ड बोल सकते हैं। सुधारों को 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अभी जो बताया वही सेम बात है यहाँ पे कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। आरक्षित मतलब रिजर्व, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी यानी गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ब्रिटिश थे वो, तो उनके पास थी, ठीक है। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया। तो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जगह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। और 26 में हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी बना और ये बना बाद में यूपीएससी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना शुरू किया। 1935 में बना और 37 से
जो हमारा यूपीएससी था उसने अपना ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से अलग होकर इंडिपेंडेंटली अपनी परीक्षा करना प्रारंभ किया। और 1950 में संविधान जब हमारा लागू हो गया, उसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग, अच्छा संघीय वाला आपका अभी भी संघीय है, संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, लेकिन ये एफपीएससी था, फेडरल आपका एफपीएससी था, एफपीएससी, ठीक है। उसका नाम बदलकर, संघीय का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह। संघीय होता है फेडरल, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया, संघीय की जगह संघ कर दिया गया, ठीक है। चलिए, जब हमें आजादी मिल गई और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना, यूनियन गवर्नमेंट की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी से मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई कि आप मतलब अपना जो है खुद से करें, मतलब आपका स्टेट लेवल पर अलग, प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट होगी, जैसा कि आज भी चल रहा है, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर प्रांतों में दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया उनको, ठीक है। और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेदभाव समाप्त हो गया। ये दो भी चीजें हुई। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, एक ढांचा जिसके ऊपर हमारा मांस चढ़ा होता है, अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून बह रहा होता है, सब चीजें, अगर स्केलेटन ही ना हो तो एक ढांचा ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सब अलग अलग तरीके के दिखेंगे, एलियन टाइप्स। तो उस तरीके से ढांचा बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा, बेसिक स्केलेटन बोलते हैं उसको, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैक्सिमम चीजें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। नेक्स्ट है, गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बात बताई, ठीक है। और 1935 के जो अधिनियम था उसमें कुछ चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हम देख लेंगे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना प्रांतों में, जो मैं स्टेट में एग्जीक्यूटिव सॉरी का काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और हमारा सेंट्रल लेवल पे हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब किसके प्रोविजन थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि एक कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। देखिए, ब्रेक से आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, मतलब इसमें कंट्रोलिंग पावर तो है कि चीजें कंट्रोल कैसे करनी है, लेकिन इंजन क्या करता है? कार को चलाता है, ठीक है। इंजन नहीं हुआ तो कार चलेगी नहीं, तो पहले इसे भाई इम्प्लीमेंट तो करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने लायक तो बनाओ। तो उसी में सुधार करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमने उसको एक इंजन की तरह और उसमें फ्यूल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो चला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ऐसा ब्रेक काम किया तो पूरी की पूरी कार जाके तैयार हुई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंचशील के प्रणेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचशील सिद्धांत किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, याद रखिएगा, सबसे पहली बार इन्होंने भाग लिया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, फिर दूसरा था लखनऊ अधिवेशन 1936 का, ठीक है। याद रखिएगा, ये 1929 वाला इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, ठीक है। जो उनका लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उन्होंने अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या कहा था?
कहा था गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज भी किया था। और पूरे के पूरे ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में सबसे लंबा चौड़ा अगर कोई कह सकते हैं कोई प्रलेख, जिस प्रलेख को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लंबा चौड़ा रिटन कोई अगर प्रोविजन था तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं, ठीक है, और 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया, जो हमारे आज डीपीएसपी जिन्हें हम बहुत फेमस डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो उसको ब्रिटिशर्स कहते ने 1935 के अधिनियम में क्या कहा बताया था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उनका नाम चेंज करके हमने उसको डीपीएसपी के फॉर्म में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है और आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है, ठीक है। जो क्रिटिसाइजर्स थे वो उन्होंने केवल इसे पवित्र लोकोक्तियां कहा है। तो मतलब लोकोक्तियां आप जानते हैं ना, जो लोगों द्वारा कही गई उक्तियां, लोकोक्तियां, लोग इसे कॉमन लैंग्वेज में वैसे ही बोल देते हैं, मुहावरे बोलते हैं, लोकोक्तियां बोलते हैं, मतलब चलते चलते होता है, उसको कोई वो नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है। तो इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा। तो यस, ये था आपका थोड़ा नोट्स का पार्ट। देखिए काफी लंबा था, काफी लेंदी है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी लेंदी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। आई नो इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। तो जिसको भी नोट्स का पार्ट स्किप करना है, जिसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसे आता है सब चीजें, केवल रिवीजन ओनली जस्ट करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो आराम से स्किप कर सकता है और केवल क्वेश्चंस को भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग लाइन ही पढ़ी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देखिए जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगेगा कि इसमें कुछ नया है जो नोट्स में नहीं था, वो मैं आपको करा दूंगी। अदरवाइज ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख भी सकते हैं और कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं था, बाकी बीच बीच में मैं रिवीजन कराती रहूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो 1773 आपको पता है। रिपीटेड क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। अगेन 1773, राइट। तो इसको भी करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया। तो सबसे पहले किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट था जो आपका 73 में जो बना था कलकत्ता में, वो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। वो हाई कोर्ट नहीं था। हाई कोर्ट तो बाद में 3 हाई कोर्ट जो 1862 में बने हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्फे थे, बाकी उनके साथ 3 जजेस और थे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए जो बाकी के जजेस थे, रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मास्टर एंड जॉन हाइड, ये सब थे अदर जजेस। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, देखिए वो बनी थी 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो ई हम लगाएंगे, ठीक है। 1773 वाले से बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट से। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो 1773 में बना था, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्पे थे। याद रखिएगा ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, काफी आता है। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, ठीक है, कि अपनी समिति का निर्णय अस्वीकार कर सकता है और अपने निर्णय को ले सकता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था 1786 का जो एक्ट था
उसमें हमने पढ़ा था। देखिए 13 में ऐसा कुछ नहीं था, 73 वाले में हमने पढ़ा ही कि ऐसा कुछ नहीं था। क्विट्स इंडिया एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। 1786 के एक्ट में ये प्रोविजन था, ठीक है, कि वो स्वीकार कर सकता है और अपना निर्णय दे सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम करेंगे क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, फटाक से अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? सेम इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, वही वाला है जो सेम इसके पहले हमने क्वेश्चन किया, सेम वही वाला है। तो 1876 1786 का जो एक्ट था उसके, ठीक है। नेक्स्ट है 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमयन का कारण क्या था? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्तियां अनिवार्य रूप से यूरोपियन के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण के कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है, ठीक है। और एक लास्ट है ऑप्शन आपका कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर के पास केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। नहीं, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये उसने पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा एक इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, उसको पूरा पढ़ना है, उसमें से कोड वर्ड आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो आपके 1813 वाले चार्टर एक्ट से खत्म की गई, ठीक है, व्यापार में। चलिए चार्टर एक्ट था ये। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। देखिए चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, अच्छा चाय और चाइना के साथ इनका था मोनोपोली कंपनी का, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट से जो मोनोपोली है कंपनी की वो खत्म कर दी गई इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? अपने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, ऐसा मिशनरी से रिलेटेड कुछ नहीं था, ठीक है। इसने भारत में औद्योगिकरण पर जोर दिया, ऐसा भी नहीं था। इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, यस 1813 में किया तो गया था। एक ऑप्शन और पढ़ेंगे, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई, विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। देखिए वित्तीय प्रावधान किया गया था एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन के लिए आप इंडियंस को हर साल 1 लाख रुपए का देने का प्रावधान किया गया, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहस चल रही थी कि किस लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए इनको। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? देखिए 33 की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये तो हमने खैर एक सेकेंड किया ही था, यस। तो ये तो है, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां तो समाप्त हो गई थी। और बाकी के ऑप्शंस भी देख लेंगे एक बार। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम बदलना, नहीं नहीं, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये इसमें नहीं हुआ था, ये आपका इसमें नहीं हुआ था, ठीक है। और काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, अच्छा
यस, 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 यस। अच्छा, उसमें पूछा था क्वेश्चन में क्या नहीं सही है ना, मुझे लग रहा था कि 33 में तो ये किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज किया गया था। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हमें गलत वाला बताना है। ये भी हुआ था, और काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई, ये भी आपका करेक्ट है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने कि एक भारतीय की नियुक्ति होगी विधि सदस्य के रूप में। तो ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीन आपके मतलब ये आपका गलत है, ये गलत है, इसलिए गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीन आपके वैसे करेक्ट हैं, ठीक है, बाकी तीन आपके वैसे करेक्ट हैं। चलिए, नेक्स्ट है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्कृति किस आयोग द्वारा तय की गई थी? तो ये हमने पढ़ा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने कहा था, और 1922 में फिर ऐसा होने भी लगा था, ठीक है। चलिए, 1922 से ये होने लगा था, जबकि जो एचिसन आयोग था 1887 का, उसने कहा था कि नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए, इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं की जानी चाहिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1853 में स्वीकार किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज हैं की परीक्षा प्रणाली को, कि अब एग्जाम से होगा, एग्जाम देकर सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, ना कि ऐसे ही, ठीक है। चलिए, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में था। इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक लगता है क्योंकि सब एक ही जैसा लगता है, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तो याद थोड़ा सा नहीं हो पाती हैं चीजें, बट इसको रट भी नहीं सकते हैं आप, बस एक जगह इसको लिख कर कहीं लगा लीजिए और बस उसे पढ़ते रहिए, बार बार देखते रहिए उसे, अपने आप याद हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, मतलब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी? तो चार्टर एक्ट 1853 से ये बनी थी, 1853 से, ठीक है। देखिए, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय पर साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, ठीक है। तो वो सहमत हुई थी कि एक साथ ही होगा 1922 में, किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंतर्गत, ठीक है। बाकी फिर आप जानते हैं कि जो हमारा 1935 का अधिनियम था, उसके बाद 1937 में संघीय लोक सेवा बनी यानी एफपीएससी, और 1950 में उसका नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया, ठीक है, यूपीएससी। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दोनों चीजों में बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। देखिए, ये इसके बाद सच है कि 1919 के अधिनियम से ये हुआ कि एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होगी, मतलब भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ होगी, तो भारत में भी होगी। और भारतीय सिविल सेवा में, क्योंकि जब अब हमारे ही कंट्री में होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडियन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे यहाँ कमी थोड़ी ना थी। तो सुभाष चंद्र बोस भी हमारे, वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज उन्होंने परीक्षा दी थी, उत्तीर्ण हुए थे, जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, नेताजी हम उन्हें कहते हैं, है ना, 23 जनवरी को हुआ था। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो अवश्य बात है 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था। चलिए, तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, राइट। यस, तो आपका 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। देखिए, 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीय थे 617, और जबकि यूरोपियंस थे 585, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, सिंपल। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए सर्वोच्च न्यायालय हमें पता है कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी
कानूनी क्या है? कानूनी सदस्य की नियुक्ति और ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर कार्य करने की अनुमति। ये जो आपका है ये सदस्य की नियुक्ति परिषद की स्थापना आपकी पिट्स इंडिया एक्ट से हुई, ठीक है। और यस, और ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर कार्य करने की अनुमति आपका 1813 वाले चार्टर एक्ट से है। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। ये आपका होगा करेक्ट, ठीक है। मतलब कि हो गया आपका ए का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। 2134 2134 देखेंगे हम कहाँ है, तो 2134। यस, तो 2134 आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। हालांकि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट अगेन हमें मैच द फॉलोइंग है, भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और प्रावधान से मैच करना है। चार्टर एक्ट 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरीके से विनियमित विनियमित किया गया। और दूसरा है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एकाधिकार। एकाधिकार इसमें तो नहीं समाप्त किया गया था, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले वाले की बात की गई। और शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आधा क्वेश्चन इधर है आधा क्वेश्चन उधर है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन से ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, राइट, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। हालांकि उसका चीन तथा चाय के व्यापार के साथ, ठीक है, एकाधिकार चलता रहा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया गया, ठीक है। और 1858 इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संज्ञा से नामित किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसके मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। तो ये आप पढ़ लीजिए बजाय उसके, क्योंकि आधा क्वेश्चन एक साइड है आधा क्वेश्चन एक साइड है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हमें अभी पढ़ा हमने कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर की गई थी, राइट। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और शक्कर के व्यापार, एक सेकेंड, इसके पहले जो हमने पढ़ा ये चाय, चीन और चाय लिखा है ना, चीनी होना चाहिए, क्योंकि नीचे चाय और शक्कर लिखा है, तो चीनी और चाय होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो वो चीनी और चाय होगा, ठीक है, चीनी और चाय, अगर उसके हिसाब से है तो यस, चाय और चीनी, यस। टी एंड शुगर के साथ उनका को छोड़कर किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। देखिए 1813 वाले से हमें ये पता है कि चाय चीनी को छोड़कर बाकी सब में मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन फिर चाय और चीनी की कब खत्म की गई। तो देखिए स्टार मार्क है, इसका मतलब आंसर इसमें नहीं है। देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका आंसर। अच्छा ये भगवान हर जगह अलग अलग लिखा है। चाय और शक्कर के स्थान पर चाय और चीन के साथ था, तो चाय और चीन सही होगा, ना कि चाय और चीनी। वो शक्कर वहां पे उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। अगर चाय और चीन होता तो डी सही होता, ठीक है। तो इसको स्टार कर दिया गया और बोनस अंक दे दिए गए भैया। तो चाय और चाइना ही है, क्योंकि मैंने भी चाय और चाइना ही पढ़ा है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ये खो दिया आपका 1853 वाले से, सबसे लास्ट वाले चार्टर एक्ट में खत्म हो गया। देखिए 1813 में
क्या हुआ 1813 वाले चार्टर एक्ट में मोनोपोली सारी खत्म हो गई चाय और चाइना को छोड़ के, ठीक है। और जो आपका 1853 वाला था उससे क्या हुआ, चाय और चाइना वाला भी खत्म हो गया। ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। देखिए 1757 और 1764 की युद्ध, जो 1757 में आपको पता है प्लासी का हुआ और 1764 में बक्सर का हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टाइम टाइम पर कई सारे एक्ट पारित किए, जो कि 1773 का हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था। फिर 1793 में चार्टर एक्ट अधिनियम आया, पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया। फिर उसके बाद 20-20 साल आप जोड़ लीजिए, 4 चार्टर एक्ट आए, ठीक है। जो 1700 आपका 93 वाला था, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसका इसमें कर्मचारियों को वेतन आदि, भारतीयों को राजस्व, जो कर्मचारी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनको जो सैलरी है वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाने की व्यवस्था की गई। 1813 वाले में क्या हुआ कि सारे हमने पढ़े हैं, देखिए, ठीक है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, ठीक है। और कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया 13 वाले में। चाइना और चीन, ठीक है, चाइना और चीन को छोड़ के, कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए और एकाधिकार मिल गया, मतलब 1833 तक मिल गया। फिर 1833 के बाद फिर से उनको 20 का मिल गया। कुल मिलाकर चाइना और चीन के साथ जो चाय और चाइना के साथ जो उनका एकाधिकार है वो 1853 में जाके अगले 40 साल बाद खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद यह ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भाषण भारत में शासन करना रह गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वर्तमान का उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। ये 1834 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा 1834 में, 33 के चार्टर के जस्ट बाद। रिसेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्री, अच्छा क्वेश्चन है, आरो यारो 2021 के प्री में आया और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर प्रेसिडेंसी आगरा, चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सीटी मेटाकॉफ, चार्ल्स मेटाकॉफ जिन्हें हम कहते हैं, उनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारत शासन का ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे उसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा था एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी शासन था भारत का, वो किसको, क्राउन को हस्तांतरित हो गया, ठीक है, क्राउन को मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आया था और काफी वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अगर इस टॉपिक से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन एक बनता है। एक तो आपका मोनोपोली वाला कि किस चार्टर एक्ट के अंडर मोनोपोली व्यापार की खत्म की गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से। और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्तियां क्राउन को किस एक्ट के अंडर स्थानांतरित की गई। ये दोनों ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो है एकाधिकार 1853 में नहीं, 1853 में तो केवल चाइना और चाय, ठीक है, इनका समाप्त हुआ, बाकी तो 1813 में ही समाप्त कर दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1853 में चाइना और चाय अगर होता तो हम सही इसको करते, और ये वाला आपका बिल्कुल सही है कि बिल्कुल अब शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी क्वीन ने, ठीक है। तो आपका केवल 2 सही होगा, 1 और 2 सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे अपने, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश वाली जो शक्ति है वो आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर प्रदान की गई, ठीक है, गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। चलिए
और ये अध्यादेश कितने 6 महीने तक लागू रह सकता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। प्रोविजन भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर ही था। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि विभागीय पद्धति वाला जो पॉइंट है और जो आपका ऑर्डिनेंस वाला जो अध्यादेश जारी करने वाला पॉइंट है, ये दोनों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति आपको 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से मिलती है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बजट वाला पॉइंट याद रखिएगा। इस तरीके से ना आप नोट्स बनाए से एक पेज लिया आपने, ठीक है, इस तरीके से एक पेज लिया आपने, लिख दिया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंपॉर्टेंट प्रोविजन उसके आगे लिख दिया, जैसे ऐसे लिखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखा। ठीक है, अब इसके आगे ऐसे एरो बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस के बारे में यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, एलिजा इम्पे, अगर आपको याद नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, और 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऐसे पॉइंट लिख लिया। उसके बाद 1861 वाला काउंसिल एक्ट में लिख लिया कि ऑर्डिनेंस, ऐसे ऑर्डिनेंस लिख लिया, और लिख दिया विभागीय शक्ति, ऐसे लिख लिया। तो इस तरीके से आप अगर कर लेंगे और इस एक पन्ने में आपका पूरा टॉपिक आ जाएगा, एक पेज में, एक A4 के एक साइड में पूरा टॉपिक आ जाएगा। आराम से आप उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आप जहां आप सोते हैं वहां लगा लेंगे, बस तुरंत टॉपिक ये तैयार हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं इस टॉपिक को। ट्रस्ट मी, जब मुझे कुछ याद नहीं होता है भाई, हमारा दिमाग है, कितना याद करेंगे, इतनी सारी चीजें होती हैं याद करने को। तो आप ऐसे अगर कर लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट मी, आप करके देखिए। नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको आंसर बता दिया है कि नहीं बताया? अच्छा, बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, आएंगे अपने 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? ठीक है, परोक्ष, इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं। तो 1892 में, याद कर लीजिएगा, तो रटने वाली चीज है, तो ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मीडिया को, ठीक है, देखिए उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही था, तो प्रिंट मीडिया ही था बेसिकली हमारे पास। तो प्रिंट मीडिया ही था, तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट है 1835 में आया, 1867 में आया, 1878 में आया और 1908 में आया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1835, 67, 78, और अब देखिए आप फिर उस पेज पे लिख दे सकते हैं मीडिया कंट्रोल एक्ट्स। ठीक है, और ऐसे करके 1 2 3 4 बना लिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो जो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ लेंगे कि विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का पालन किया गया और प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया, और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जब हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता। इसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हुई, और इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को हो गया जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो 1861। ठीक है, 1861 वाले से आपका हुआ, 1861 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1861 में प्रावधान आया था, जबकि 1862 में स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1862 में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो ये तो हमने नोट्स में भी पढ़ा है, हाईलाइट करके पढ़ा है कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 का,
वो सबसे कम समय तक के लिए चला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता है कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, जो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल कम्युनल सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट है, वो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के प्रावधान में, उसमें प्रावधान था, इसका किया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मॉन्टेग्यू यहाँ है, चेम्सफोर्ड यहाँ है। आपका आप कहेंगे कि हमने तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ा था, तो मॉन्टेग्यू को आप टिक कर देंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि मॉन्टेग्यू के नाम पे ही था ना, हमने पढ़ा था ना, एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पे था, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी कंबाइंड दे देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लेकिन मॉन्टेग्यू के नाम पे इसको जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है? तो देखिए, द्वैध शासन जो है वो कौन लाया था? द्वैध शासन वैसे लाए थे बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमारे यहाँ इंडिया में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लेकिन उससे पहले भी तो किसी ने इस शब्द को यूज किया होगा, इसको इसको इसके फाउंडर होंगे। ठीक है, इस ये जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रणाली को बनाया होगा, तो वो सर लियोनेल कर्टिस, याद रखिएगा, सर लियोनेल कर्टिस, इन्होंने द्वैध शासन वाली प्रणाली जो है वो शुरू की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, देखिए ये बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। 1918 में इनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 1919 का जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसका आधार ये रिपोर्ट थी। राइट, ये रिपोर्ट उसका आधार थी। देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन एक बार, ये रिपोर्ट उसका आधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 1919 में जब आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके जॉर्ज, सर लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, लॉयड जॉर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉयड जॉर्ज 1916 से 1922 तक रहे थे। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली आपकी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर जो है डायरकी लागू हुई थी। राइट, ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग सबसे पहले यहीं पर किया गया था, और आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय, यानी कि रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, दो चीजों की बात कही थी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो जो डायरकी सिद्धांत है वो किसे निर्दिष्ट करता है, जानेंगे। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदन में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को जिसको शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, या प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। तो देखिए कि यस, दो विषयों में विभाजन किया था, जो प्रांतों में सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। आई नो ये टॉपिक लंबा है, ये टॉपिक लेंदी है थोड़ा सा, और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा, सारे नाम भी हमारे जो है ब्रिटिशर्स के हैं, नाम का भी प्रॉब्लम है, और जो चीजें हैं ईयर्स बहुत ज्यादा याद करने को, पूरा पूरा रटने वाला टॉपिक है। तो अगर आप इसको एक जगह कहीं लिख लेंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएगा, बट अगर आप इसको अलग कहीं ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? किसको स्पष्ट रूप से इसने परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण,
केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो 1919 का था जिसमें हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं, उसमें न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, उसके बीच की शक्ति के पृथक्करण को बताया गया है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सॉरी, माय बैड। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता को बताया गया है। केंद्रीय अ, आधिकारिकता, यस, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता को बताया गया है, ठीक है। केंद्र और प्रांत की बात की गई है, ना कि यस, न्यायपालिका और विधायिका की बात नहीं इसमें की गई है। चलिए, नेक्स्ट होगा, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? तो ये 1919 का मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म था, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। देखिए भाई, असत्य सत्य फिर नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। पहला है कि यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी बात हो रही भाई, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पहला ही हमें गलत मिल गया भैया, पहले ही गलत है। इसको मॉर्ले मिंटो कहाँ कहते हैं, वो तो 1909 का था, ये तो 1919 का है। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम देख लेंगे क्योंकि ये गलत है, इसका मतलब बाकी तीन सही हैं। तो सही वाले तो देख लें, नॉलेज बढ़ा लें। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ, और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड जहां भारत के वायसराय थे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो आपका ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था, असत्य बताना था। राइट, तो चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रहीं। तो असर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहीं पे करेंगे। तो देखिए, भारत जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, जिसे हम मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए उसके एकात्मक और केंद्रीय नहीं रही, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात हुई थी, और ये जो ऑप्शन आपका असर्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है, ठीक है, केंद्रीय नहीं रही। और केंद्रीय रही, हाँ, केंद्रीय नहीं थी, यहाँ पर रही ऑप्शन में है, थोड़ा सा मैं भूल रही थी। और नेक्स्ट है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। बिल्कुल, ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सत्ता का एक बहुत बड़ा भाग हमारे प्रांतों यानी कि प्रोविंसेस को प्रत्यायोजित किया गया था, सॉरी, प्रत्यायोजित किया गया था। तो ये आपका जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपका असर्शन सही है, गलत है, लेकिन रीजन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसे प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एक केंद्रीय सूची, एक सेंट्रल की लिस्ट थी, इसमें 47 विषय थे। ये याद रखिएगा कि सेंट्रल में 47 और स्टेट लिस्ट में आपके 50 विषय थे। तो सेंट्रल में जैसा कि मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, डिफेंस, आपकी फॉरेन पॉलिसी, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, आपका वाणिज्य, पोत, परिवहन, नमक, कपास, उत्पाद शुल्क, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे रेवेन्यू जनरेट होता था, ये सारी चीजें किसके पास थी? सेंट्रल के पास थी, जो कि किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। और जो राज्य सूची थी उसमें जो है आपका लोक स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका सैनिटेशन, आपका मेडिकल और एजुकेशन, आपका एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें जो थी वो आपका कहाँ था? वो स्टेट लिस्ट में था। स्टेट लिस्ट में टोटल 50 आपके सब्जेक्ट्स थे, जिन्हें हम ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बोलते थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आएंगे कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। बिल्कुल, बाई कैमरल लेजिस्लेशन का जो मतलब था वो था कि दो वर्गों में, जिसको हमने ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ा था। और नेक्स्ट है कि इसका रीजन है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो अब इसको जब एक साथ पढ़ेंगे तो ये आएगा सेंटेंस निकल के कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित करना था, ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया जा सके, ठीक है। तो यस, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राइट, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखेंगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आरक्षित और हस्तांतरित, जिसे हम रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। तो भारतीय उच्चायुक्त का जो सृजन, पद का जो सृजन है, वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के यानी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ था, जिसे हम मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब क्यों भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी? ताकि भारत का सचिव जो है उसके कार्यभार को, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कभी लिखना हो आपको मेंस में तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या सम्मिलित था। एक संघ का प्रावधान, बिल्कुल ये सम्मिलित था कि हम इंडिया को एक जो है संघ का प्रावधान देंगे, और दूसरा प्रांतों को स्वायत्ता। यस, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतों को स्वायत्ता की भी बात हुई थी देने की। द्विशासन की प्रस्तावना प्रांतों में नहीं, ये तो हमारा 1919 वाले में बात की गई थी। और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा कहीं कि केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता दी जाएगी। तो उस हिसाब से आपका 1 और 2 करेक्ट होगा। ठीक है, देखेंगे आगे। तो 1 और 2 आपका करेक्ट है और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रांतों में द्विशासन की बात अगर आएगी तो सीधे आप 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाएंगे। सेकेंड, 1919 का 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता आपकी शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। कैसे, देखिए कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो कहा गया कि ये जो इंडिया में हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जांच हर 10 साल में होगी। हर 10 साल में हम एक आयोग बनाकर भेजेंगे जो जांच करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमने प्रोसीजर अपनाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो अब 10 साल बाद क्या आया, साइमन कमीशन जांच करने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन जिसका हमने विरोध किया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज से उनकी डेथ हो गई। लाठीचार्ज कौन कर रहा था, तो वो सॉन्डर्स था। सॉन्डर्स की लाठी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के चलते। तो ये थी साइमन कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। तो यस, साइमन कमीशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की रिपोर्ट बेस्ड थी, आधारित थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए आपका साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये तीन चीजें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेस बनी, आधार बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो विशेषताएं क्या थी, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स, बिल्कुल ये थी जो 1919 से डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको हटाना था। दूसरा, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना। यस, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये ऐसा कुछ उसमें नहीं था, हमने पढ़ा है। तो 1 और 2 आपका होगा, ना कि आपका 3। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 3 आपका नहीं होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन यानी कि ऑटोनॉमी मिल गया, और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। ठीक है, गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय लेने और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया, और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। किसके तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ, और अनुसूचित जातियां यानी कि एससी, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। तो 1 2 सही है,
ठीक है। और यहाँ पर था देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो समाप्ति नहीं की गई थी बल्कि मिला था सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, जबकि तीसरा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया? तो देखिए प्रांतीय स्वायत्तता दी थी, भारत को संघीय संघीय संरचना बनानी थी, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार बनानी थी, ये सारे इसमें थे, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को खत्म करना था। इसका इसमें ये एक प्रोविजन था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन यानी बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो है खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। ठीक है, यस, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था इसमें, मतलब एक प्रोविजन था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का था उपबंध, यस, ये भी प्रोविजन था। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यस, ये भी प्रोविजन था। आपके तीनों ही करेक्ट हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 तीनों ही चीजें करेक्ट हैं, और ये तीनों ही प्रोविजंस थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हालांकि हम पूरा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह सब भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भी भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। देखिए ये तीनों ही इतने, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात जब भी पढ़ाई है बताया है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक तरीके से बेसिक जो ढांचा है, जो उसका स्केलेटन है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कोटेशन भी कहा था कि मुझे ये बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस हो रही है कि 19 हमारा जो संविधान है उसका जो मेजर पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और अच्छी चीजों को उधार लेना किसी से या अच्छी चीजों को लेना ये गलत बात नहीं होती, इस तरीके से करके कुछ उन्होंने कोटेशन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। कौन सा एक जो है वैशिष्ट युक्त नहीं है? ओके, देखिए द्विसदनी विधानमंडल उसमें था, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ। देखिए केंद्र में और साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं था। ठीक है, एक वैशिष्ट युक्त नहीं था। ठीक है, तो केंद्र और राज्य में एक साथ द्वैध शासन वैशिष्ट युक्त नहीं था, बाकी ये सब चीजें थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 59। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? देखिए ये बात समझिएगा कि जो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को, देखिए राजसी प्रांत लगभग 25% जो है वो वोट्स कवर करते थे। ठीक है, तो अगर राजसी प्रांतों और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ठीक है, मैं एक बार पहले समझा देती हूँ आपको, तो 25% वो कवर करते हैं, तो उनको अपने फेवर में लेना बहुत जरूरी था। ठीक है, अंग्रेजों के लिए अगर उन्हें यहाँ पर रहना था, तो ऑप्शंस देखेंगे अब हम कि राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, या राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। देखिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो राष्ट्रवादी नेता जो थे वो हमारे जो हम पे ब्रिटिश कर रहे थे इंपीरियलिज्म के विरोधी थे, यानी साम्राज्यवाद के। ठीक है, और क्यों के विरोधी सिद्धांत वो देते थे, जो हमारे नेशनलिस्ट जो लीडर थे। ठीक है, तो वो जो सिखा रहे थे राजाओं को, उसको व्यर्थ करने के लिए, उनको भटकाने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने का डिसीजन लिया, ताकि राजा जो है उनकी साइड हो जाए। और जो 25%, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 25% जनसंख्या का जो जिसका प्रतिनिधित्व वो करते थे, 25% वोट्स उनके अंडर थे, वो सब किसे मिल जाए? वो मिल जाए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से, इस वजह से
उन्होंने यूज करना चाहते थे वो राजाओं को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये मैंने आपको नोट से पढ़ाया है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि 1935 में इतने प्रोविजंस तो बता दिए गए कि क्या क्या नहीं करना है, लेकिन कैसे काम करेगा जो एक कार को चलने के लिए जो इंजन चाहिए होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का कोई वो नहीं था। और जो है आपने रूल्स एंड रेगुलेशन भर भर के नॉर्म्स बता दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ऐसी कार हमें दी गई है जिसमें ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। तो ये हमें 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ये हम देख चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई नो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, काफी लेंदी है, बट क्या करें, आप खुद देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छपे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तो किसी ने कर नहीं दिए, तो ये एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा, सबसे लेंदी जो था। साथ ही साथ भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। अब भाई लंबा था, लेंदी था, तो काफी कॉम्प्लेक्स भी था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये सब व्यवस्था इसमें की गई थी और हमने ये सब यहीं से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? देखिए 1935 के बाद जस्ट 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वहां पर हमने इसको अस्वीकार किया। और 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के कौन से जो इलेक्शंस है वो 1919 के तहत हुए? तो देखिए 1926 का हुआ है और 1945 का हुआ है। ठीक है, 1937 का आपका नहीं हुआ है, राइट? तो 1926 और 1945 का हुआ है आपका, तो ए और सी करेक्ट होगा आपका, ए और सी, राइट? तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में हुआ था। देखिए ये याद रखिएगा कि 1919 पे बेस्ड कितने इलेक्शंस थे? तो 1923 का, 1926 का, 1930 का, 1934 का और 1945 का, ये सारे ही इलेक्शन 1919 के पर बेस्ड थे। जबकि जो 1937 का था वो 1935 पर आधारित था। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखनी है आपको जरूर। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन जो है 1919 के तहत, तो वो 1945 में किया गया था। अभी हमने पढ़ा 1923, 1926, 1930, 1945। ठीक है, सब हमने पढ़ा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था या दास्ता का पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये दोनों चीजें बोली थी। फटाफट से हम इसको, दास्ता का आज्ञा पत्र और गुलामी का अधिकार। ठीक है, काफी लेंदी था, 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 शेड्यूल्स थे, 10 अनुसूचियां थी इसमें। कहीं पूछ ले तो याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में किस रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया, किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन थे उसको हमने डीपीएसपी, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इस रूप में हमने, या जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, इस रूप में हमने इनकॉर्पोरेट किया 1950 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शासकीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो देखिए इंडिया काउंसिल जो है आपका
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने किया था ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि वो ऑप्शन में है या नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से समाप्त हुआ था, यस। तो इंडिया काउंसिल जो है वो आपकी जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से खत्म की गई थी। देखिए, इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट ये वर्ड टू वर्ड नहीं आता, लेकिन हाँ ये आता तो मैं कर लेती, मुझे ऊपर ऊपर से चीजें याद थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब जो एक तरीके से प्रारूप का मतलब है एक तरीके से स्ट्रक्चर, किसी चीज का आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर थे ये पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कौन सी चीज कैसे रहेगी सब इन्होंने डिसाइड किया, और इन्होंने एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज उठाकर रख दिया, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन हो, डीपीएसपी हो, बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां से ली। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा जाता है कि वो स्ट्रक्चर है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, स्केलेटन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये किसने कहा था? ये देखिए, संविधान सभा की बहस में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। ये जो स्टेटमेंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सेम वही चीज है, पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए उन्होंने बोला था कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो। अंग्रेज चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, और हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये पूरा कोट था, पूरा कोटेशन था ये। नेक्स्ट है, ओके, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो हमारा था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसमें हमने पढ़ा था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें चीफ जस्टिस कौन बने थे? एलिजा इम्पे, उनके साथ 3 अदर जजेस थे, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम था जिसे हम मार्ले मिंटो बोलते हैं, तो उसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन की उन्होंने बात की थी। 1919 में क्या था? द्वैध शासन की बात हुई थी, और 1935 में हमने प्रदेशों के स्वायत्ता के लिए प्रावधान किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा हो गया 4 3 एंड 2 एंड 1, 4 3 2 1। तो देखेंगे 4 3 2 1 कहाँ है? तो 4 3 2 1, यस, बी ऑप्शन में आपका 4 3 2 1 है। तो बी ऑप्शन आपका 4 3 2 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड था। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? मतलब कौन सा जो कानून था वो हिस्टोरिकल नहीं था। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट था, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। चार्टर एक्ट सारे ही हिस्टोरिकल थे भैया। हिस्ट्री हम 1947 के पहले सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मानते हैं, ठीक है, 50 तक भी मान लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी हिस्टोरिकल था। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हिस्टोरिकल एक्ट नहीं था, ठीक है। हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, हम प्रॉपर इंडिपेंडेंट कंट्री थे, और ये हमने अपने लिए बनाया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये एक हिस्टोरिकल एक्ट इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल एक्ट नहीं था, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो बना था वो हिस्टोरिकल था। तो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने पारित किया था, तो ये हिस्टोरिकल एक्ट में नहीं आएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट आएगा हमारा नया टॉपिक जो कि है मॉडर्न इंडिया का मिसलेनियस। देखिए, मिसलेनियस में टाइम लगेगा, इसका वीडियो आने में भी टाइम लगेगा, काफी लेंथी टॉपिक है ये। और इसमें एक टॉपिक नहीं कि आपका माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। इसमें पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको उसका दूं, ठीक है, कोई भी चीज छूटे ना। और एक इसके साथ साथ हम एक रिवीजन, क्योंकि ये मिसलेनियस है, इसमें हर जगह से क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके मूवमेंट से भी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके
लगभग हर रिफॉर्म से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके अभी जो हमने पढ़ा आपका संवैधानिक सुधार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन होंगे। लगभग पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बचा हुआ है वो इसमें कवर होगा। तो उसमें जो हम एक रिवीजन के तरह से इसको करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो हम उसकी उससे रिलेटेड सारी बातें पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग वेट करिएगा। और चूंकि मेरा एग्जाम भी है तो मुझे खुद भी पढ़ना होता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। लेकिन आपका इस वीक में ये आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मिसलेनियस, काफी अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। और अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ये कमेंट भी करें अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं या कोई चीज की आपको कमी लगती है तो। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।